ये हाल ही में जो वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है, इसको किस नजर से देखते हैं आप? ये हमेशा जब कभी फेल होती है ये मुसलमानों को लेकर हलाल करते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल से ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, लेकिन नुकसान की बात तो बाद में। आम मुसलमानों को कभी वक्फ बोर्ड से फायदा होते हुए नहीं देखा गया। उसमें वो लिखती है कि ये माइनॉरिटीज के राइट के खिलाफ है। अरे भाई, वक्फ बिल मुसलमानों के बारे में है, आप क्यों माइनॉरिटीज राइट्स की बात कर रहे हैं? वो मुसलमानों से हमदर्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चीख कर ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। एक तरफ आप मुसलमानों का हक छीनते हैं और मुसलमानों की बात करते हैं। ये क्या लगता है आपको, क्या इसके ऊपर CNRC की तरह एहतजाजात होंगे या प्रोटेस्ट होंगे? बिल्कुल, देखिए CNRC जिस तरीके से डस्टबिन में चला गया, उसी तरीके से इस वक्फ बिल को डस्टबिन में जाना होगा। मुस्लिम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की अगर हम बात करेंगे, एक नाम ऐसा बताइए जिसमें वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने और खरीदने में इनका नाम नजर ना आया हो। उन्होंने कहा था कि हजारों करोड़ों की जमीन खुद सरकार कब्जा कर बैठी हुई है। मुसलमानों को अब तक फायदा नहीं मिला तो वो नुकसान से क्यों डरे? तो उस वक्त SDPI ने बारहा इसके ऊपर वक्फ आंदोलन चलाया। उसके बाद वक्फ के ऊपर बहुत सारे काम किया हमने। तो SDPI और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तंजीमें या पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों के किस तरह से इस पे काम करेंगे? जोरदार अंदाज में हम सड़कों पर उतरेंगे। अगर आज आप लोग नहीं उठे तो याद रखिए, कल क़यामत में अल्लाह ताला आपसे पूछेगा, मेरा घर मुझसे छीना जा रहा था, मेरी ज़मीन छीनी जा रही थी, उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? लगातार कई एहतजाज और नाराजगियों के बावजूद आखिरकार पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है। तो इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ गुलबर्गा के यंग डायनेमिक लीडर SDPI से जनाब अली मिलाई हमारे साथ यहाँ पर गुलबर्गा हेडलाइंस के स्टूडियो में मौजूद हैं। तो हम आज बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अली मिलाई, सबसे पहले आपका गुलबर्गा हेडलाइंस के स्टूडियो में वेलकम है। और सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि लगातार देखा जाता है कि बीजेपी हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई कवानीन बनाते जा रही है। और अगर हम बात करेंगे हाल ही में जो वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, टोटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 25-26 सभी को अपने रिलीजियस मैटर्स पर आज़ादी देता है। उन्होंने अपने हिसाब से अपने रिलीजियस रिचुअल्स को कर सकते हैं। वक्फ ये एक हमारा रिलीजियस रिचुअल है, यानी इस्लाम का एक बुनियादी चीज है। इसके अंदर क्या करना है, कैसे करना है, ये मुसलमानों को आजादी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। लेकिन ये आजादी को इन्होंने छीन कर ये अपने हिसाब से इस कानून को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टोटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला है। ये सिर्फ मुसलमानों पर, वक्फ पर हमला नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है। लेकिन जिस तरह से अगर आप पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने से पहले के अगर बयानात देखेंगे बीजेपी के MPs के, अमित शाह से लेकर दीगर जितने भी MPs वहां पर बात कर रहे थे, वो लोग ये दावा कर रहे हैं, वो मुसलमानों से हमदर्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चीख कर ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। और जहाँ तक नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में दाखिल करने की बातें कही जा रही है एहतजाज के जरिए, अमित शाह का तो क्लियरली ये बोलना है कि किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है और SDPI और दीगर लीडरान के बातों में आने की जरूरत नहीं है। कोई गैर मुस्लिम जो है वक्फ बोर्ड में दाखिल नहीं होगा। देखिए, झूठ बोल रहे हैं अमित शाह। अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। पूरे देश को ये लोग क्या है मालूम है, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि अप्रैल के महीने में ये पूरे देश को फूल बनाएंगे ऐसी बातें करके। ये सरासर इस देश के मुसलमानों के साथ खिलवाड़ होगा और मुसलमानों के रिलीजियस मैटर्स के अंदर इंटरफेरेंस होगा। जिस तरीके से शरीयत में मुदाखलत ये लोग किए थे ट्रिपल तलाक बिल के तौर पर, जिस तरीके से इन्होंने CANRC के जरिए से मुसलमानों को उसमें दूर करने की कोशिश की थी, जिस तरीके से इन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून लेकर आए जिससे मुसलमानों को डायरेक्ट अफेक्ट होता है, तो ये वक्फ बिल भी वैसे ही है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, कल का पार्लियामेंट का जो बयानात सुनने के बाद अमित शाह जी और जो माइनॉरिटी मिनिस्टर जो किरण रिजिजू जी, जितने भी लोग आज भी राज्यसभा में ये दोनों बात कर रहे थे, हंसी आ रही थी मुझे। आप सोच सकते हैं कि सांप सिर्फ डस सकता है, उसका काम है, नेचुरल है, इट्स नेचुरल। सांप सिर्फ डस सकता है, जहर फैला सकता है। तो उसी तरीके से बीजेपी सिर्फ जहर फैला सकती है।
ये इतना मीठी मीठी बात कर रहे हैं कि हम मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, मुस्लिम औरतों का भला करना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर वाकई मुसलमानों का इतना ही भला करना था, आपने एक भी एमपी टिकट, एमएलए टिकट मुसलमानों को नहीं दी। आप माइनॉरिटी मिनिस्टर, 20 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान इस देश के अंदर रहता है, माइनॉरिटीज करोड़ों में है, 6 कम्युनिटीज मिलाकर 25 से 30 करोड़ लोग होते हैं, एक माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं बना सके आप। आप बात कर रहे हैं मुसलमानों की पसमानदा की, हक की बात कर रहे हैं। एक तरफ आप मुसलमानों का हक छीनते हैं और मुसलमानों की बात करते हैं। अरे आप तो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम किए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी चिंता मोदी जी को मुसलमानों से क्यों है, मुसलमानों से इतना प्यार क्यों है? तो इसमें जरूर दाल में कुछ काला है, ये हमें समझना है। ठीक है, देखिए अली मिलाई साहब, जिस तरह से आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर ज़मीनी सतह पर अगर आम मुसलमानों के जहन की अगर मैं आपको बात करूँ कि आम मुसलमान क्या सोच रहा है, ये भी हमको सोचना ज़रूरी है। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो रहा है, कई मुस्लिम लीडर्स जो है ना चीख कर वक्फ अमेंडमेंट बिल को बचाने की बात कर रहे हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल से ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा। लेकिन नुकसान की बात तो बाद में, आम मुसलमानों को कभी वक्फ बोर्ड से फायदा होते हुए नहीं देखा गया। कौन जिम्मेदार है इसका? जब भी वक्फ मुस्लिम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की अगर हम बात करेंगे, जितने भी एमएलए और एमपी गुजरे हैं या अभी मौजूद हैं, एक नाम ऐसा बताइए जिसमें वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने और खरीदने में इनका नाम नजर ना आया हो। मुसलमानों को अब तक फायदा नहीं मिला तो वो नुकसान से क्यों डरे? आपने अभी तक मुसलमानों को उसका फायदा ही नहीं दिया, तो आप चीख के करें कि मुसलमानों को ये नुकसान होगा, मुसलमानों को वो नुकसान होगा। कहीं ना कहीं बीजेपी सेकेंडरी, मुस्लिम कायदीन ने अब तक क्या फायदा दिया है इससे? देखिए, अब तक भी इस देश के अंदर देखिए, वक्फ जो लोग डोनेट करते हैं, वक्फ करते हैं, उनकी नीयत क्या होती है कि उससे कौम को फायदा हो, कौम को उसका फायदा हो। इसी बेनिफिट्स के लिए, मुसलमानों के बेनिफिट्स के लिए वक्फ करते हैं। लेकिन 75 साल से इस देश के अंदर जितने भी हुकूमतें आई है, वक्फ को टोटली इग्नोर की है। अब तक भी हम देखे हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को ये लोगों ने बहुत कौड़ियों के दाम में, जितनी भी सरकारें आई थी, कौड़ियों के दाम में जगह दी है। चाहे वो अंबानी का घर हो, ये तमाम चीजें, चाहे वो बेंगलुरु के बड़े बड़े मल्टीनेशनल होटल्स हो, ये सब जितनी भी सरकारें आई है, चाहे वो यूपीए की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो जनता की सरकार हो, जनता परिवार की, और चाहे अब बीजेपी की सरकार हो, क्योंकि स्टेट वक्फ बोर्ड इनके अंडर में होता है। चीफ मिनिस्टर और माइनॉरिटी मिनिस्टर, जो कैबिनेट होती है, वो कैबिनेट डिसाइड करती है कि किसको हम बनाना है। वोटिंग प्रोसीजर होता है डेमोक्रेटिक वे में, सब चीज डेमोक्रेटिक वे में होती है, लेकिन सब चीज डायरेक्शन पर होती है। ठीक है, छोड़ तो जितने जब सच्चार कमेटी, आप जो बता रहे हैं, इसके ऊपर सच्चार कमेटी ने ऑलरेडी ये रिपोर्ट मनमोहन सिंह को दी थी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को। उन्होंने कहा था कि हजारों करोड़ों की जमीन खुद सरकार कब्जा कर बैठी हुई है, इसी के वजह से लोगों को, गरीब मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल रहा। तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी एक इमीडिएटली एक वक्फ बोर्ड को एक मॉनिटर करने के लिए टीम बनाइए और वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से इस्तेमाल करिए बोलकर खुद सच्चार कमेटी की रिपोर्ट है। और खुद लालू यादव ने पार्लियामेंट में यह बात कही थी 2013 में, और भी बहुत सारे एमपीज ये बात कहे थे, लेकिन सरकार इसके ऊपर काम नहीं करी और मुस्लिम लीडरशिप भी इसके ऊपर काम नहीं करे। कौन जिम्मेदार लगता है आपको इसका? जिस तरह से अभी आपने बताया कि XYZ, ऐसे अंबानी का घर की बात ले लो, ऐसे बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, तमाम चीज़ें, गवर्नमेंट के कई इदारे वक्फ की ज़मीनों पर बैठे हैं कब्जा करके, उसके बावजूद भी कई ऐसे इंस्टीट्यूट मुसलमानों के अंडर हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ इसको हैंडल करती हैं। चाहे आप कर्नाटक की बात लो तो उसमें गुलबर्गा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वक्फ की ज़मीनें, इंस्टीट्यूट, यहाँ पर इदारे मौजूद हैं, उनसे आज तक मुसलमानों को फ़ायदा नहीं मिला। मैं यहाँ पर बात ये करना चाह रहा हूँ, जिस तरह से CAA NRC के टाइम पे आपने देखा होगा कि मुसलमानों को वहाँ पर ये महसूस हो रहा था कि इससे मुसलमानों को नुकसान होने वाला है। यहाँ पर अगर आप फील करेंगे, आम लोगों से अगर आप बातचीत करेंगे तो उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आज तक उनको फायदा नहीं मिला वक्फ बोर्ड से, तो नुकसान उनको कहाँ से महसूस होगा? देखिए, वक्फ बोर्ड में सिर्फ प्रॉपर्टीज नहीं आती, वक्फ बोर्ड में सिर्फ क्या है, जमीनें नहीं आती, वक्फ बोर्ड में मसाजिद आते हैं। हमारे शहर के जितने भी मसाजिद हैं वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, जितने भी कब्रिस्तान हैं वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, जितने भी खानकाएं हैं वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। यहाँ पर तो क्या भी इनकम नहीं है ना,
एक दो चार मस्जिदें छोड़कर बाकी की जगह इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है। वो तमाम मस्जिदें किस में आएगी? हमारे वक्फ बोर्ड में आएगी। अगर वो उस वक्फ बोर्ड में जब बीजेपी के लोग आकर बैठेंगे, उस मस्जिद में एंट्री की फीस लेंगे आपसे, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो लोग बोले थे कि राम मंदिर के बाद हम कौन सी भी मस्जिद की बात नहीं करेंगे, वो लोग आज हर गली की मस्जिद की बात कर रहे हैं, हर गली में खोदने की बात कर रहे हैं, हर जगह खोदने की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है वो टिकट वसूल करे, हो सकता है आपको 2 रकात नमाज पढ़ने से पहले परमिशन डीसी से ले, हो सकता है आपका इंतकाल हो जाए, आपके घर वालों का किसी का इंतकाल हो जाए, कब मुर्दा गाड़ने के लिए आपके पास पैसे पूछे, आपको परमिशन लेनी पड़े उसके ताल्लुक से, आपको खानकाहों जाने के लिए परमिशन लेनी पड़े, खानकाह में चादर चढ़ाने के, जियारत करने के, हर वो चीज की परमिशन लेना पड़े, हर वो चीज के लिए आपको सरकार के पास जाना पड़े। हो सकता है, क्योंकि एवरीथिंग पॉसिबल, क्योंकि जो कानून बनाया गया है उसी तरीके का कानून है ये। यहाँ पर पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट जो है सरकार के हाथ में आएगा। ये फेडरलिज्म को खत्म करने की बात है, क्योंकि ये फेडरलिज्म इंडिया का एक सबसे बड़ी चीज है। फेडरलिज्म को अगर खत्म किया जाएगा तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। एसडीपीआई की तरफ से अब तक किस तरह से वक्फ इदारों को बचाने के लिए काम किया गया? देखिए, एसडीपीआई शुरुआत से ही हम लोग ये कहते आ रहे हैं, इसके खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। हम यही बोल रहे, जितने भी हुक्मरान आए, जितने भी मुस्लिम लीडरशिप भी आई, वो लोग भी वक्फ को बचा नहीं सके। बहुत सारे जगहों पर वक्फ को नुकसान पहुंचा है और फायदा भी कुछ भी नहीं हुआ, कौम का तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ सही तरीके से। तो उस वक्त एसडीपीआई ने बारहा इसके ऊपर वक्फ आंदोलन चलाया। उसके बाद वक्फ के ऊपर बहुत सारे काम किया हमने। उसके ऊपर हम लोगों ने लगातार कौन से गुलबर्गा के अंदर तो हम लोगों ने एक भी वक्फ का इशू सीरियसली उठाया नहीं, कौन सा भी इशू, क्योंकि हमारे नजदीक वो इशू आया भी नहीं। जब हमारे पास स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर वक्फ प्रॉपर्टीज के इश्यूज है, जैसा कि एक कर्नाटका में एक हाई कोर्ट है जो वक्फ प्रॉपर्टी में बनाया गया है, उस हाई कोर्ट के ऊपर हम लोगों ने वही हाई कोर्ट में जाना पड़ा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। अब जैसा कि दूसरे जगह पर अब जो चामराजनगर का जो ईदगाह है वो भी वक्फ प्रॉपर्टी है, आज उसको कॉर्पोरेशन बीबीएमपी क्लेम कर रहा है। हुबली का ईदगाह है, उसके ऊपर भी हम लोग लड़े, उसके अंदर हमारे कई सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस के ऊपर हम लोग काम किए हैं, लेकिन इसको सुधारा जा सकता है अपारा अल्टरनेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए से ही। जो ऑलरेडी सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज का हो, यहां से तो हमें ये उम्मीद नहीं है कि ये लोग वक्फ को बचाने के लिए कुछ करेंगे। ये सिर्फ इसका काम करेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल अभी जो पार्लियामेंट से पास हुआ है, इसका आगे किस तरह से और इसके ऊपर राज्यसभा में किस तरह से इसके ऊपर वहाँ पे डिबेट्स चल रही हैं, आगे चल के अगर इसके ऊपर कवानीन बनते हैं तो जाहिर तौर पर ऐसे कौन कौन से नुकसानात हैं जो मुसलमानों को झेलने पड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो वक्फ अमेंडमेंट बिल कल पार्लियामेंट में रात के 2 बजे पास हुआ। ऐसा क्या था भाई इसके अंदर? क्या था? रात तक बिजनेस चला रहे हैं आप पार्लियामेंट का। क्यों इतनी इमरजेंसी? इसको समझना है, देश की जनता को यह समझना है कि अमेरिका इंडिया के ऊपर 26% से ज्यादा टैरिफ लगाया है। उसको छुपाने के लिए रात के 2 बजे तक ये लोग पार्लियामेंट में ये चीज चलाए हैं। देखिए, 2014 से जब से बीजेपी सरकार आई है, ये हमेशा जब कभी फेल होती है, ये मुसलमानों को लेकर हलाल करते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं और हिंदुओं को वल्गराते हैं, हिंदुओं के अंदर एक मिसलीड करते हैं, हिंदूज को, इंडिया के देश के तमाम जनता को मिसलीड करते हैं। यही काम कल हुआ है। अमेरिका 26% से ज्यादा ट्रम्प अब किस बार ट्रम्प की सरकार बोलकर नारे लगाए, बिना दावत के बेइज्जत होकर जाकर आए वहां पर और फिर बेइज्जत होकर वापस आए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। उनके सामने ही ट्रम्प ने उनको बेइज्जत किया, पूरे मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने। और दूसरी तरफ चाइना 4000 से भी ज्यादा स्क्वायर फीट हमारी जगह कब्जा कर चुका है। ये वक्फ बोर्ड की जगह की बात कर रहे हैं। देश का एक हिस्से के ऊपर चाइना आकर बैठा है, उसको लाल आंख दिखा नहीं सक रहे। जापानीज का सिरा जब काम नहीं कर रहा, डर और खौफ है
वैसे उसी लिए ये देश को फूल बनाने के लिए ये दोनों कमल के फूल, अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों कमल के फूल मिलकर देश को फूल बनाना चाहते हैं। और इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ एक वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए से ये वक्फ प्रॉपर्टीज को अपने अंडर में लेकर ये चाहते हैं अंबानी अडानी को जमीनें, वक्फ की जमीनें दी जाए। जिस तरीके से किसान का बिल लेकर आया गया, क्यों किसान एहतजाज कर रहे थे? किसान इसलिए एहतजाज कर रहे थे कि किसानों की जमीन को ये अडानी अंबानी को देकर यहां पर जेनेटिक सीड्स डालकर करोड़ों अरबों रुपए कमाकर उसको अपना घर भरना चाहते थे। क्यों लोग कश्मीर के अंदर 371 का अपोज कर रहे थे, मालूम है आपको? क्यों अपोज कर रहे थे? कितने साल हुआ 371 हटाकर, लेकिन आज तक कितने लोग, कितने हिंदू पंडित वहां पर गए भाई? कश्मीर में कितने हिंदू पंडितों को मोदी सरकार ने रखा? कश्मीरी फाइल्स आप मूवी बनाने से कुछ नहीं होने वाला। क्या हुआ? कितने? तो ये वहां पर अंबानी अडानी को कश्मीर की जमीन को बेच रहे हैं। उसी तरीके से अंडमान निकोबार लो आप, उसी तरीके से लक्षद्वीप लो आप, जितने भी समुंदर के किनारे, जितने भी आइलैंड्स है इंडिया के, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, जितना भी पानी है इंडिया का, जितने भी डैम्स हैं, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, जितने भी रेलवे स्टेशंस हैं, ये तमाम चीजें इंडिया में सिर्फ मल्टीनेशनल और करोड़पतियों को, अरबपतियों को बेचा जा रहा है। उसी का एक नतीजा है वक्फ अमेंडमेंट बिल। उसी को करने के लिए ये लोग ये काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। इससे बहुत बड़ा नुकसान है। अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो ये आगे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का किस तरह से इसके ऊपर स्टैंड है और क्या आगे बिल पास होने के बाद क्या लगातार CNRC की तरह इस पर भी एहतजाज होंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तो कंटिन्यूअसली हर बार प्रेस रिलीज आ रहा है, स्टेटमेंट आ रहा है, मीडिया स्टेटमेंट आ रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम अवाम से यही अपील कर रही है कि आप लोग डेमोक्रेटिक वे में पीसफुली प्रोटेस्ट शुरू करें, सड़कों पर उतरे, इस बिल के खिलाफ जोरदार तरीके से आवाज उठाएं। आगे क्या लगता है आपको? क्या इसके ऊपर CNRC की तरह एहतजाजात होंगे या प्रोटेस्ट होंगे? बिल्कुल। देखिए, CNRC जिस तरीके से डस्टबिन में चला गया, जिस तरीके से किसान बिल डस्टबिन में चला गया, उसी तरीके से इस वक्फ बिल को डस्टबिन में जाना होगा। क्या तरीके? आज अमित शाह ने बयान दिया राज्यसभा में, कोई भी इस बिल के खिलाफ नहीं मान तो मुलकर नहीं बोलना, और ये जब कानून बनेगा तो पार्लियामेंट का कानून है, इसको मानना ही होगा बोलकर अमित शाह ने आज पार्लियामेंट में, राज्यसभा में कहा। मैं उनको यहां पर कहना चाहता हूं, ऐसे कई बिल हैं, खुद बीजेपी भी बहुत बार ऐसे बिल्स को ये करी है, इसके खिलाफ बात कही है। तो हम भी इस बिल को हर तरीके से रोकेंगे, चाहे वो अदालत का दरवाजा हो वो भी खटकाएंगे, और संसद का गलियों गलियों से लेकर दिल्ली तक हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। और एक इसके अंदर ये बहुत बड़ी चीज है, ये लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा जमीन है, इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा और इससे हम मुसलमानों का भला करेंगे। अरे भाई, आप मुसलमानों का भला करने के लिए थोड़ी इलेक्शन जीते, आप तो हर बार हिंदू 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 हिंदू, हम हिंदू सम्राट हैं, हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हम हिंदुओं के लिए काम करते हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं। ऐसे ऐसे बयानात आप लोगों के जानिब से आए, खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्शंस में ऐसे ऐसे बयान दिए, तो फिर क्यों हिंदूज के लिए काम नहीं करते आप? RBI का डाटा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, 87% से ज्यादा हिंदू माँ बहनें अपना मंगलसूत्र रखकर घर चला रहे हैं। क्यों भाई? आपको मुस्लिम औरत का इतना ख्याल है, मुस्लिम बेवा का, अमित शाह जी, आपको किसी हिंदू माँ बेटी का आपको ख्याल नहीं है? अरे भाई, आप बेवा का ख्याल कर रहे हैं, मुसलमान बेवा का। अरे जो शादीशुदा है नरेंद्र मोदी जी, जिनकी बीवी है जसोदा बहन, उनका ख्याल नहीं है आपको? वो खाने के लिए, उनको पीने के लिए, उनको रहने के लिए, उनका ख्याल नहीं है आपको? तो इसमें जरूर कुछ दाल में काला है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग, नौजवान सुसाइड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए आप, महाराष्ट्र में किसान सुसाइड कर रहे हैं,
पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा किसान महाराष्ट्र में सुसाइड कर रहे हैं जब से देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई है। उसको छुपाने के लिए ये औरंगजेब को खबर से उखाड़ रहे हैं। तो ये हमें समझना है, देश की जनता को इस बात को समझना है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सिर्फ पोलराइजेशन का काम करती है, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाती है, मुसलमान सड़क पर उतरे और हिंदू खुश हो और इनका जो रोटियां हैं, कड़क रोटियां इनकी जो गर्म होना है वो होती रहे, यही चाहती है बीजेपी। खैर बीजेपी तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जाहिरी दुश्मनी मुसलमानों से जाहिर होती है, वहाँ पे कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो खुद को सेकुलर बताते हैं, मुसलमानों के हमदर्द बताते हैं। इस बिल को लेकर उनकी क्या राय है, किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं? देखिए, कल तो पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स ने बात किया, चाहे वो इंडिया अलायंस के तमाम लोगों ने बात किया। मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है, एलओपी लोकसभा के पार्लियामेंट के एज ए अपोजिशन लीडर राहुल गांधी एक लफ्ज तक नहीं बोले वक्फ बोर्ड के ऊपर, वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर, टोटल खामोश। प्रियंका गांधी जिस वायनाड से इलेक्शन जीत कर आती है पार्लियामेंट में, जहां पर 70% से ज्यादा मुसलमानों ने इनको वोट दिया, मुस्लिम लीग ने इनको अपनी टिकट दी, वहां से ये जीत कर आती है, वो भी नहीं बोली, खामोश रहे। वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर मुस्लिम लीडरों को बोलने का मौका दिया, वो भी लोग थोड़ा थोड़ा ही बोले, वो भी तोल ताल कर ही बोले। क्यों भैया आपको मुसलमानों से डर खौफ? आज गुलबर्गा नॉर्थ के एमएलए मोहतरमा कनीस फातिमा जी अपना स्टेटमेंट दिए सोशल मीडिया पर, उसमें वो लिखती है कि ये माइनॉरिटीज के राइट्स के खिलाफ है। अरे भाई, वक्फ बिल मुसलमानों के बारे में है, आप क्यों माइनॉरिटीज राइट्स की बात कर रहे हैं? आप मुसलमानों की बात करो। वक्फ बोर्ड क्या बुद्धिज्म के वास्ते आया, क्या क्रिश्चियंस के वास्ते आया, क्या जैन के वास्ते आया, क्या सिख के वास्ते आया, क्या पारसी के वास्ते आया? अरे मुसलमानों के बारे में है भाई। जब आपको इतना डर है मुसलमान नाम लेने से, तो आप वोट क्यों पूछते हैं मुसलमानों से? आज राज्यसभा में क्या कहा बीजेपी ने, क्या कहा? आज बीजेपी के मध्य प्रदेश बीजेपी के एमपी डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जी ने, उन्होंने कहा कि एसडीपीआई पूरे इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट कर रही है, पूरे इंडिया में पॉम्पलेट्स बांट रही है, ये समझती है कि एसडीपीआई के एहतजाज से अगर मोदी सरकार डरेगी तो हम ये ऐसा नहीं डरेंगे, हम मोदी सरकार कभी नहीं डरेगी बोलकर ये बात इन्होंने वहां पर पार्लियामेंट ने बोला। अमित शाह जी भी थे यहां पर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी थे, तमाम एमपीज भी वहां पर मौजूद थे। मैं उनको यहां पर आपके जरिए से ये कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी मोदी जी एसडीपीआई से नहीं डरते, तो मैं पूछना चाहता हूं, जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई, उस वक्त जब एसडीपीआई पूरे इंडिया में एहतजाज कर रही थी, उसके दूसरे दिन ही एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट को ईडी के 2 साल पुराने केस में क्यों उठाया भाई? क्यों अरेस्ट किया? अगर डर नहीं है आपके अंदर बोले तो, अगर आपके अंदर डर नहीं था, बीजेपी के अंदर, मोदी जी के अंदर डर नहीं था, तो फिर क्यों हमारे इंडिया के तमाम स्टेट्स में 12 से ज्यादा स्टेट के ऑफिसों पर ईडी का रेड करवाया, हमारे लीडर्स को अरेस्ट किया, कई लीडर्स को जेल में डाला? क्यों? क्योंकि एसडीपीआई ही पूरे इंडिया के अंदर सबसे पहले प्रोटेस्ट का कॉल फॉर की है, चाहे वो सीए एनआरसी का हो, चाहे वो किसानों का मसला हो, चाहे वो कोई भी एंटी पीपल पॉलिसी हो, उसके ऊपर एसडीपीआई सबसे पहले आवाज उठाती है, उसके खिलाफ लड़ती है। आज भी हम लोगों ने पूरे इंडिया के अंदर कल हमने जब पार्लियामेंट में 11 बजे बिल पेश किया जा रहा था, हम लोग पूरे सड़कों पर थे, हम लोग तमाम लोग, आप भी देखे होंगे, हम लोग सड़कों पर थे, एहतजाज किए, कई जगहों पर रेलवे ब्लॉक किया, कई जगहों पर हाईवे ब्लॉक किया, और कई जगह पर हमारे लीडर्स को अरेस्ट किया। यहां तक के गुजरात जैसे मोदी और अमित शाह जहां से आते हैं, अहमदाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वहां पर भी हमने एहतजाज किया और वहां पर भी हमारे लीडर्स अरेस्ट हुए। ठीक है, देखिए और एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी और मुसलमानों से वोट मांगा गया था इस बिल के खिलाफ, कई मुसलमानों ने इसके खिलाफ वोट किया, उसका कोई फायदा नजर नहीं आया, क्या वजह हो सकती है? किरण रिजिजू जी ने आज राज्यसभा में ये बात कही, आज तक देश की आजादी से लेकर आज तक जितने भी बिल बने,
उतना ज्यादा अपोजिशन इस बिल के खिलाफ नहीं है, उन बिल को नहीं आया था, लेकिन इस बिल के खिलाफ आया है बोलकर खुद माइनॉरिटी मिनिस्टर बोल रहे। शर्म आना इनको। देखिए, अपोजिशन, डेमोक्रेसी में अपोजिशन करना, उसके खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ लड़ना, ये डेमोक्रेटिक राइट है। जब तक ये राइट आपके पास है, इसको फुल तरीके से आप इस्तेमाल करना है। अगर इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी आपको मेल करना पड़ेगा, कभी एहतजाज करना पड़ेगा, कभी आपको जेल जाना पड़ेगा, कभी लाठी खाना पड़ेगा, कभी गोली खाना पड़ेगा। देखिए, किसानों का बिल कब वापस गया? जब 800-900 किसान शहीद हुए तब वापस गया ना। देश कब आजाद हुआ? हजारों लाखों लोग शहीद हुए तब जाकर देश आजाद हुआ। ऐसे कई सारे स्टूडेंट मूवमेंट्स रहो या फिर जितने भी मूवमेंट हो, जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस को राइट्स देना हो, तो ओबीसीज को रिजर्वेशन देना हो, चाहे वो तमाम बैकवर्ड कम्युनिटीज को देना हो। जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया किसानों के बिल के ताल्लुक से, हर किसान के पास खुद की जमीन है, वो अपनी अपनी जमीन बचाने के लिए एहतजाज करते नजर आए हैं। यहाँ पर मैं बार बार आपको ये महसूस करा रहा हूँ, कभी मुसलमानों को वक्फ के इंस्टीट्यूट, इदारे या प्रॉपर्टीज को अपना महसूस होने ही नहीं दिया है। उनको 1% भी जो है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई मुसलमानों को गरीब, बेवा, यतीम बच्चे एजुकेशन के लिए या यतीमों के बेवाओं के लिए वजीफा हो या इस तरह की कोई बेनिफिट ही नहीं दिया आप, तो उनको उस तरीके का आप ऐसे लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी हमारे ने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की है। वक्फ बोर्ड से फायदा सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और उनके चमचे उठा सकते हैं। आम मुसलमानों को कोई फायदा मिला ही नहीं तो वो रोड पे क्यों आएंगे? तो उसकी वजह यही है क्योंकि जितने भी हुकूमतें आई, वो हुकूमत, प्रॉपर्टी मतलब क्या है? सब क्या कमर्शियल है? क्या सब क्या बिल्डिंग्स है? क्या कॉम्प्लेक्सेस है पूरे? ऐसा नहीं है। जमीनें हैं, खाली जमीनें हैं, और कुछ जगह पर कंस्ट्रक्शन रेडी है और कुछ जगह रेंटल पे है। ऐसा है, 100 साल के लिए रेंटल पे है। वो रेंटल अमाउंट जितना भी आता वो वक्फ बोर्ड को जाता, उस हिसाब से वक्फ बोर्ड का बजट बनता, उसी वक्फ बोर्ड के जरिए से उलमा इकराम को सैलरीज जाते, करोड़ों रुपए सैलरीज जाते, मदरसों को थोड़े बहुत ये जाता, इन्वेस्टमेंट जाता। तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ही सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट पेश किया था। उसका काम ही यही था कि एक 500 करोड़ रुपए, 5000 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दिया जाए, जिसके जरिए से वक्फ बोर्ड के अंदर डेवलपमेंट का काम हो, कॉम्प्लेक्सेस बने, जैसे कि मुस्लिम हॉस्टल का बड़ा हॉस्टल बने, जहां पर कमर्शियल स्ट्रीट में कमर्शियल प्रॉपर्टीज बने, उसका जितना भी पैसा आएगा बेवाओं को फायदा पहुंचेगा। अब जो बिल्डिंग बनाने के लिए तो पैसा चाहिए ना, वो कौन देगा? सरकार देना ना। तो सरकार नहीं दी तो वो बिल्डिंग क्या होगा? वो जगह क्या होगी? बंजर होगी, और उस जगह पर कब्जा किसका होगा? दूसरों का कब्जा होगा। वैसे ही हुआ है। और ज्यादातर जमीनें एग्रीकल्चर जमीनें हैं और कुछ जमीनें रेवेन्यू जनरेट करती है। जो रेवेन्यू जनरेट करती है उन तमाम जगहों पर आप जैसा बोल रहे वो कब्जा किया गया है। तो ये बुराइयां हैं। इस बुराइयों को रखते हुए इन बुराइयों को दूर करने का काम हमारा है, हम सबका है, आपका भी है, हमारा भी है, जनता का भी है। तो हम ये इन बुराइयों को रखते हुए, लो तुम सुधारो बोलकर, जो बिगाड़ सकता है उसके हाथ में हम जाकर सुधारो बोलकर नहीं दे सकते ना। दैट इज द पॉइंट। तो लोग इसको समझना है। और लोग सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने का मसला नहीं है ना। वक्फ बोर्ड में आपकी मसाजिद भी है। जब आपकी मसाजिद वक्फ बोर्ड में है तो आपको नमाज तो पढ़नी होगी। तो नमाज पढ़ने के लिए आपको मस्जिद तो जाना होगा। जब मस्जिद जाएंगे आपको वक्फ बोर्ड वाले रोक देंगे। क्यों? क्योंकि आपका आधार कार्ड नहीं है, आप सीए एनआरसी में आते नहीं आते, बहुत सारे ऐसे चीजें निकाल कर, आपके बहुत सारे ऐसे चीजें करके मुख्तदी, इतने ही मुख्तदी आना। आप देख रहे हैं ना यूपी के अंदर मस्जिद के छत पर ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते आप। आपके घर की छत पर ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते आप क्या बोल रहे? फिर जब वक्फ बोर्ड उनके हाथ में आया, अब बिना वक्फ बोर्ड के बाबरी मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी, इट इज ए वक्फ प्रॉपर्टी, फिर भी ये वक्फ प्रॉपर्टी बाबरी मस्जिद रहने के बावजूद भी इन्होंने छीन ली। तो बताइए, अगर वक्फ बोर्ड ही इनके हाथ में चला गया तो बताइए कौन सी खानकाह बचेगी, कौन सा आशिर खाना बचेगा, कौन सा मस्जिद बचेगा और कौन सा कब्रिस्तान? ऐसे जिस तरह से आपने खानकाहों की बात की, अजमेर दरगाह के अगर आप मुतवल्ली वहाँ के कमेटी के जिम्मेदारों की अगर बात करें, ऐसे कई लोग हैं जो आज भी इस बिल के फेवर में नजर आ रहे हैं और बीजेपी के सपोर्ट में जो है ना मुसलमानों को ये बताते नजर आ रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल से किसी को नुकसान नहीं है। जिस तरह से खिलाफ बोलने वाले बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, उनकी बातों में ना आए। क्या कहेंगे इस पर? वो वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी के इस बिल को
जो लोगों के ऑलरेडी ब्लैक फाइल्स मौजूद हैं बीजेपी के पास। जिस दिन सत्ता कांग्रेस के हाथ में या किसी और के हाथ में आएगी उस दिन उनकी भाषा ये लोग बोलेंगे। इतने सालों से अजमेर दरगाह के जो मुतवल्ली साहब हैं, इतने सालों से किसके फेवर में बात करते थे जिनकी आप बात कर रहे हैं? कांग्रेस सरकार, अब बीजेपी सरकार, जिसकी भी सरकार आए, जो भी ऊपर बैठे, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी कब्जे करके बैठे हुए हैं। करोड़ों रुपए महीना लेते हैं बीजेपी से, और खुद इनकी जो संस्था चलाती है बीजेपी आरएसएस। इंद्रेश कुमार के साथ उठते बैठते हैं। कौन है इंद्रेश कुमार? अजमेर दरगाह के बम ब्लास्ट के अक्यूज्ड, उनके ऊपर केस, उनकी खुद की दरगाह के ऊपर दरगाह फोड़ने वाले, बॉम्ब डालने वाले इंद्रेश कुमार के साथ उठते बैठते हैं ये लोग। तो ये लोग कौम की भलाई का सोचेंगे? ये तो कौम के दलाल हैं, कौम के दलाल हैं। बैठे होंगे बड़े मनसब पर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी बैठ जाए तो वो सही हो जाए, ऐसा नहीं है। कल के दिन हम भी गलत हो सकते हैं, कोई भी गलत हो सकता है। गलत को गलत, सही को सही बोलना ये हमारा राइट है। बहरहाल कई एहतजाज और नाराजगियों के बावजूद भी बीजेपी जो है ना दीगर मसाइल को जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, बीजेपी वक्फ अमेंडमेंट बिल को भी पास कर चुकी है पार्लियामेंट में, और आगे भी कानून बनाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। तो एसडीपीआई और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तंजीमें या पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों के किस तरह से इस पर काम करेंगे? देखिए, इसके ऊपर हम लोग डेमोक्रेटिक वे में अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हम हर तरीके से इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, इसके खिलाफ जोरदार अंदाज में हम सड़कों पर उतरेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके ज़रिए से अवाम को, देखिए अगर आज आप लोग नहीं उठे तो याद रखिए कल क़यामत में अल्लाह सुब्हानो व तआला आपसे सवाल पूछेगा। आप ये मत सोचिए कि मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ वक्फ बोर्ड से। कल क़यामत में अल्लाह ताला आपसे पूछेगा, मेरा घर मुझसे छीना जा रहा था, मेरी ज़मीन छीनी जा रही थी, उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? तो आज हमें वक्त है इसके लिए आवाज़ उठाना, इसके लिए बोलना, इसके खिलाफ लड़ना। हम डेमोक्रेटिक वे में हमारी लड़ाई जारी रखना। हमें उम्मीद है कि हमारे तमाम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी जमात या कोई भी मख्तफ़ फिक्र वाला आदमी अगर वक्फ बोर्ड के सेफ्टी और वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है, कोई एहतजाज कर रहा है, तो हम सबको उसका साथ और सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अली मिलाई साहब, काफ़ी वक्त आपका लिया गया है। और आखिर में मैं यहाँ पर तमाम वक्फ इदारों के जो कमेटी के ज़िम्मेदार हैं या वक्फ बोर्ड में जो बैठे हुए मुस्लिम वहाँ पर चेयरमैन हो या वक्फ बोर्ड के दीगर ज़िम्मेदार मेंबर्स हैं, तमाम लोगों से एक अदबन रिक्वेस्ट है कि आप लोग वक्फ इंस्टीट्यूट को, वक्फ इदारों को और वक्फ की ज़मीनों को मुसलमानों के हक़ में इस्तेमाल करें, ताकि मुसलमानों को उसका फ़ायदा मिले कि आने वाले दिनों में और इससे ज़्यादा नुकसानात होने वाले हैं, उसके ज़िम्मेदार आप लोग भी हो सकते हैं।